जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं अपने बायोलॉजी की क्लास को। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने स्टडी किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, बात करेंगे यदि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो हमारा ये ऑर्गन है, ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में। सबसे पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, जिसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। यहाँ पे दांतों के द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ये भोजन टूटता है, इसमें जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुख के अंदर, वो क्या करती हैं, इसमें सलाइवा मिक्स करती हैं। सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड, उसके नीचे होती है सबलिंगुअल, और सबसे नीचे की तरफ है सबमैंडिबुलर। ये सलाइवा रिलीज करती हैं जो भोजन में मिक्स होता है, और भोजन को भोजन में यदि किसी भी तरह का बैक्टीरिया आया हुआ है बाहर से तो उसको किल करेगा, उसको खत्म करेगा, नष्ट करेगा, और साथ ही साथ जो भोजन है उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि सलाइवा आपने देखा होगा कैसा होता है, लुब्रिकेटिव होता है। तो सलाइवा भोजन को लुब्रिकेट बनाता है, और उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है फूड पाइप से होता हुआ ये जाएगा अपने स्टमक में। ये फूड पाइप है, ओइसोफेगस के नाम से इसे जानते हैं, और ये नीचे की तरफ स्टमक है, यहाँ पे भोजन आता है फूड पाइप से। ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्रमानुकुचन यानी कि पेरिस्टोलिसिस करता है, भोजन को ऊपर से लेके नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इसके बाद एक बार जब भोजन यहाँ पे स्टमक में आता है तो भोजन स्टमक में आने के बाद यहाँ पे इसका फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ यहाँ के जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टमक है इसके 3 पार्ट हैं, कार्डियक है, फंडिक है, उसके बाद फिर नीचे पाइलोरिक होता है। तो यहाँ पे जो ये तीनों पोर्शन है इसमें अलग अलग पोर्शन में भोजन को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस चालू होता है। हाइड्रोक्लोरिक रिलीज किया जाता है कार्डिया के द्वारा, और वो भोजन को अच्छे से तोड़ देता है। भोजन में यदि किसी भी तरह के जर्म्स आए हुए हैं उनको किल कर देता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पाइलोरस वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे स्टमक के पाइलोरस वाले पोर्शन में 2 तरह के आपको गैस्ट्रिक जूस देखने को मिलते हैं। एक है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। रेनिन जो है वो मिल्क का डाइजेशन कर रहा था, वहीं पे पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर रहा था प्रोटीन को। ठीक है, फर्दर भोजन जब यहाँ से एक बार इतना डाइजेस्ट होता है तो आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट कहलाता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट कहलाता है इलियम। इन तीनों में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो चलती है। जो ड्यूडेनम है, यहाँ पे सबसे पहले भोजन को एसिडिक नेचर को ख़त्म किया जाता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर उसके एसिड और बेस के जो, क्योंकि भोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलने के बाद एसिडिक हो चुका है तो उसका जो एसिडिक नेचर है वो पहले ख़त्म करना जरूरी है। ठीक है, अब भोजन यहाँ से जब पेट से आगे बढ़ता है तो वो ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम क्या करता है, एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम किसके पास भेजता है, तो ये भेजता है लीवर के पास। यहाँ जो ये पोर्शन देख रहे हैं दिस इज नोन एज लीवर। कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पे जब आता है तो लीवर को एक बात पता चलती है कि मुझे क्या करना है, एक तरह का बाइल जूस रिलीज करना है। बाइल जूस क्या करता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये कहाँ पे स्टोर रहता है, तो नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर की थैली दिख रही है दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे लीवर क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करके रखता है। और एक बार जब ये मैसेज कोलेसिस्टोकाइनिन के थ्रू लीवर के पास पहुँचता है कि ड्यूडेनम को बाइल जूस की ज़रूरत है, तो लीवर इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज करता है ड्यूडेनम के पास। और यहाँ पे वो जो एसिडिक नेचर है किसका, जो फूड आ रहा है स्टमक से, उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म कर दिया जाता है। और इस तरह से सबसे पहले इस भोजन का जो एसिडिक नेचर है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद इस भोजन को डाइजेस्ट करने की बात आती है तो ड्यूडेनम फिर से एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जाता है किसके पास, पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज रिलीज करता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। 3 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, और वो तीनों क्या करते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो इस तरह से ड्यूडेनम में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भोजन को एब्जॉर्ब करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो जेजुनम है वो 2.5 मीटर लंबी नली होती है जहाँ पे इस भोजन को अच्छे से फैला दिया जाता है, और यहाँ से पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद फाइनली भोजन जो है वो जाता है इलियम में, थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे इलियम में जो भोजन में बचे हुए जैसे शुगर है या फिर प्रोटीन है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनको तोड़ने के लिए यहाँ पे रिलीज किया जाता है इलियम के द्वारा इरेप्सिन। इरेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और सिकस इंट्रिकस करके कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं इस इलियम के द्वारा, और ये क्या करते हैं, ये जो शुगर बचे हुए शुगर हैं उनको क्या करता है, तोड़ देता है। एक बार जब पूरा डाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा डाइजेशन है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो बड़ी सी संरचना दिख रही है ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहलाता है सीकम, सीकम से जुड़ा होता है अपेंडिक्स। यहाँ पे आपको जो पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, ये कहलाता है अपेंडिक्स।
इससे जुड़ा होता है सीकम। सीकम बेसिकली ज्वाइंट पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे भोजन अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वो असेंडिंग कोलोन से होता हुआ, ट्रांसवर्स कोलोन से होता हुआ, डिसेंडिंग कोलोन से होता हुआ, सिग्मॉइड कोलोन से होता हुआ नीचे की तरफ आता है। यानी कि इस पूरे जो आप लार्ज इंटेस्टाइन को देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भोजन में से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। यदि लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दे तो भोजन से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे जो शरीर में पानी है वो पूरा शरीर से बाहर निकल जाता है और हमें डायरिया जैसी बीमारी देखने को मिलती है या फिर लूज मोशन जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। एक बार जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो वो रेक्टम और एनस से क्या किया जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम लोगों ने अपने पीछे के लेक्चर्स में कवर कर लिया है। यहाँ पे एक बार हम लोगों ने क्विकली उसे रिवाइज कर लिया इस 3D मॉडल में, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऑर्गन्स का ऐसा सिस्टम जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन की तो ये दो प्रोसेस में होता है। एक है इनहेलिंग और दूसरा है एक्सहेलिंग, ठीक है। एक्सहेलिंग यानी कि जब हम सांस एक बार अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस अंदर, उसे हम लोग कहते हैं इनहेलिंग। वहीं पे जो दूसरी चीज़ है दैट इज एक्सहेलिंग यानी कि सांस बाहर, ठीक है, सांस बाहर। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग, ओके। हम लोग एक मिनट में तकरीबन 15 से 16 बार एवरेज ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ये एवरेज नंबर जो है ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एज। यदि कोई एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, तो इसके फेफड़े बहुत छोटे होते हैं और ये नंबर बढ़ सकता है, यानी 20 से 22 तक जा सकता है। 20 से 22 बार एक बच्चा ब्रीदिंग कर सकता है जो वो काफ़ी छोटे एज का हो। वहीं पे यदि कोई बड़ा इंसान है तो वो 15 से 16 बार आपको एवरेज देखने को मिलेगा एक मिनट में जो ब्रीदिंग करते हैं हम उसके बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे यदि यहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स हैं तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, और वो ऑर्गन से क्या होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस चलती है और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कैसे एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस को भी एक बार आप समझ लीजिए कि कैसे जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी या फिर कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लंग्स है, सबसे पहले क्या है, लंग्स, ठीक है, लंग्स यानी कि फेफड़े। लंग्स के बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज हार्ट। हार्ट हम लोग कहते हैं हृदय को, ठीक है, हृदय। और इस हार्ट के बाद आएगा सेल, सेल यानी कि कोशिका, कोशिका, ठीक है। इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस पूरे रेस्पिरेशन में। कैसे, तो देखिए जब हमारे फेफड़े हैं, ये फेफड़े क्या लेते हैं, एयर लेते हैं जिसमें होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा मिक्स किया जाता है ब्लड में। तो ब्लड मिक्स होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से फिर ये फेफड़े ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं हार्ट के पास। किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट के पास क्या जा रहा है, तो हार्ट के पास जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ओके। अब हार्ट का क्या काम है, तो हार्ट का काम है फर्दर इन जो भी ब्लड इसके पास आ रहा है उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाना। अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बने हुए हैं। अब ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है इस ब्लड को, और ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड है ये जाएगा अलग अलग कोशिकाओं के पास यानी कि अलग अलग ऑर्गन्स के पास। अब हमने देखा था कि जो भी यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, हर एक ऑर्गन किसी न किसी कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलकर फिर ऑर्गन्स बनते हैं। अब हर एक कोशिका के पास जब ये ब्लड पहुंचता है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर कैसे एनर्जी बनती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे चलती है कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। हम लोगों ने ये बात कब पढ़ी थी, जब हम लोग कोशिका को डिस्कस कर रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी एक सेल का शक्ति गृह, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलती है क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल में ही क्या होता है, यहाँ पे बनती है एटीपी फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये एटीपी क्या है, ये एक तरह की एनर्जी है, और ये इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन आया था यहाँ पे ऑक्सीजन रख लिया जाता है और CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये CO2 फिर यहाँ से किसके पास जाएगा, ये जाएगा फेफड़ों के पास। यहाँ से जाएगा सीधा किसके पास, फेफड़ों के पास। और फेफड़े फिर क्या करेंगे, फेफड़े इस CO2 को बाहर निकाल देंगे
एक्सहेलिंग में, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, CO2। वहीं पे जब हम इनहेल कर रहे थे, ठीक है, तो इनहेलिंग में क्या हो रहा था, इनहेलिंग में आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है ये हम लोग ले रहे थे और ये ब्लड के साथ मिक्स होकर के फेफड़ों में जा रहा था। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, यानी कि यहाँ से ये प्रोसेस फिर से यहाँ ब्लड जाएगा, ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स के पास जाएगा, हार्ट से पंप होकर के फिर यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगी और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलेगी। यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होगा जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, CO2 रिलीज होगा। ये CO2 ब्लड के साथ मिक्स होकर के कहाँ पे जाएगा, ये फिर से फेफड़ों के पास जाएगा और फिर लंग्स क्या करेंगे, इससे ब्रीदिंग करके बाहर निकाल देंगे CO2 के रूप में। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक बार जब हम इसको भी समझ लेते हैं कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी गैसेस को हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एयर जैसे क्या कर रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो एयर में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, कितना है 78% नाइट्रोजन है। वहीं पे जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो 21% ऑक्सीजन भी है, और CO2 की बात करेंगे तो CO2 है तकरीबन 0.02%। ओके, तो इतने चीज़ें हम लोग एक साथ जब सांस ले रहे हैं तो वायु में मिक्स होकर के हमारे लंग्स में जा रहा है। लेकिन लंग्स क्या करेगा, सभी चीज़ों की ज़रूरत इसे नहीं है, तो ये क्या करेगा 4% ऑक्सीजन रख लेगा अपने पास, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को फिर रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ से जो वायु बाहर आ रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिला होता है, तो इसमें नाइट्रोजन पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, यानी कि 78% नाइट्रोजन हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन 4% रख लिया तो 17% ऑक्सीजन क्या होगा, बच जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 17% ऑक्सीजन ही हम लोग बाहर छोड़ते हैं। और फिर CO2 की बात करें तो CO2 देखिए, CO2 क्या है कि हमने देखा कि जब एनर्जी फॉर्म हुआ तो वहाँ पे कुछ क्रैब साइकिल से CO2 निकली थी, अब वो CO2 यहाँ पे मिक्स हो जाएगी, तो 4% CO2 मिक्स हो जाएगी और 4.02% CO2 बाहर निकलेगी। तो यही है, सांस लेते वक्त क्या चीज़ निकल रही है, CO2 निकल रही है, और सांस अंदर लेते वक्त ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो सांस छोड़ते वक्त CO2 निकलेगी और सांस जब हम अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी बॉडी में मिक्स होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो हम इनहेल या फिर एक्सहेल कर रहे हैं तो कैसे कौन सी गैस कितने मात्रा में हमारे अंदर जा रही है और कितनी मात्रा में बाहर आ रही है, ये उसका पूरा डाटा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस में किस तरह से श्वसन होता है। देखिए अलग अलग तरह के जीवधारी हैं और सबका अलग अलग रहने का तरीका है अपना। जब से हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की या फिर बर्ड्स की, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, लंग्स की मदद से। किससे, लंग्स की मदद से। तो जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स, इनके अंदर भी जो रेस्पिरेशन है वो किससे होता है, लंग्स की मदद से, यानी कि फेफड़ों की मदद से। और फेफड़े जैसे हमारे हैं वैसे ही चिड़ियों के साइज में छोटे रहेंगे और वो क्या करती हैं, उससे ब्रीदिंग करती हैं, रेस्पिरेट करती हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं मछलियों की, तो मछलियों में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, क्योंकि मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं और पानी के अंदर उनको यदि रहना है तो उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं, गिल्स, ठीक है। और ये गिल्स क्या करता है, ये पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को सेपरेट करके इस मछली को पहुंचाएगा, ठीक है, और इस मछली के अंदर जो CO2 बन रही है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कुछ हमारे अंदर जो फेफड़े काम कर रहे थे वही मछलियों के अंदर कौन करता है, गिल्स करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गिल्स करते हैं। आगे बढ़ेंगे और इंसेक्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इंसेक्ट्स का अंदर ना तो गिल्स होता है और ना ही फेफड़े होते हैं, बल्कि उसके अंदर होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, तो देखिए ट्रैकिया एक तरह का रास्ता है जो क्या करता है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लेता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऐसा ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कई सारे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो एक इस इंसेक्ट के अंदर कई सारे पोर्स उसके शरीर पे छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जहाँ से वो क्या करता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले लेता है, ठीक है। तो ये खासियत होती है इंसेक्ट्स की कि वो इन्वायरमेंट से अपने शरीर के द्वारा ही ऑक्सीजन को ले सकते हैं। उनके शरीर पे अलग अलग पोर्स बने होते हैं छोटे छोटे, और उन पोर्स से क्या करता है, वो ऑक्सीजन ले लेता है और जीवित रहता है। यदि आप इसके सर को तोड़ दें यहाँ से, ठीक है, इसको सर को तोड़ के फेंक दें तो भी इसकी बॉडी क्या होगी, आपको देखने को मिलेगा कि ये जिंदा रहेगा, ये चलता फिरता रहेगा, ठीक है। लेकिन भोजन कई दिन तक नहीं मिलने के कारण, क्योंकि भोजन ये मुख से ही करेगा, और भोजन यदि नहीं मिला तो फिर क्या हो जाएगा, भोजन की कमी से मर जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं, ठीक है। तो ये है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट कहाँ से लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। मछलियाँ कहाँ से लेती हैं, तो ये गिल्स से लेती हैं सांस, किससे, गिल्स से, ठीक है। और वहीं ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स किससे लेते हैं सांस, तो ये लेते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े से, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीन समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं एक विशेष तरह का जीवधारी है जिसका नाम है मेंढक। क्या है ये, फ्रॉग्स, ठीक है। अब मेंढक थोड़ा सा अजीब तरह का ये है और ये अलग तरीके से ही इसके मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस है। देखिए जब ये एकदम एडल्ट होता है, वयस्क होता है, तो ये अपने फेफड़ों से सांस लेता है, ये इसके लंग्स हैं। क्या है,
लंग्स, और अपने फेफड़ों से जब ये एडल्ट होता है, किसमें, एडल्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे ये अपने फेफड़ों से सांस लेता है। लेकिन जब ये बच्चा होता है ना, जब चाइल्डहुड में अपने होता है, किसमें, चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड में कुछ ऐसा दिखता है ये मछलियों की तरह, और इस समय ये अपने गिल्स से सांस लेता है। किससे, गिल्स, यानी कि जब ये छोटा रहता है तो इसके अंदर कुछ गिल्स वाली स्ट्रक्चर रहेगी, जैसा कि मछलियों में होती है। ये पानी के अंदर ही, जो मेढक है अपने अंडे को पानी के अंदर ही देते हैं, और जब ये अंडे बड़े होते हैं तो ये मछलियों जैसा स्ट्रक्चर ही फॉर्म करता है। धीरे धीरे बाद में ये मेढक बनता है, लेकिन जब तक ये अपने छोटे बच्चे वाले फॉर्म में रहता है, चाइल्डहुड फॉर्म में रहता है, तब तक ये किससे सांस लेता है, गिल्स से। जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट होने के बाद ये अपने फेफड़ों से सांस लेने लगता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि मेढक जब एडल्ट होगा तो फेफड़ों से सांस लेगा, लेकिन जब बच्चा हो छोटा तब ये अपने गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखने देनी है आपको इस मेढक के बारे में, ये जो मेढक आपको इतना दिख रहा है सिंपल सा, ये एक और तरीके से सांस लेता है, और वो है हाइबरनेशन की प्रोसेस। यही मेढक क्या करता है ना कि सो जाता है, हाइबरनेट हो जाता है। हाइबरनेशन की क्या प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। हाइबरनेशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ सो जाए लंबे समय के लिए, हाइबरनेट हो जाए, उसे कहते हैं हाइबरनेट होना। सोने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पोलर बियर होते हैं, ठीक है, पोलर बियर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये तकरीबन 4 से 6 महीने तक, ठीक है, ये 4 से 6 महीने तक सो सकते हैं, यानी कि हाइबरनेट हो जाते हैं। एक बार सो गए तो फिर सोए ही रहेंगे। वैसे ही इन मेढकों का भी हिसाब किताब है। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता, और आपको पता है कि ये उभयचर जीव हैं, यानी कि ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनके लिए फिर भी पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, और यदि पानी ही नहीं होगा तो फिर इनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे में क्या करते हैं, ये सॉइल, यानी ऐसे ज़मीन है, ठीक है, ऊपर ये एटमॉस्फेयर है और नीचे क्या है, सॉइल है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को इस ज़मीन के अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है, गड्ढा बनाएंगे और ज़मीन के अंदर हाइबरनेट हो जाएंगे, और हाइबरनेट होने के बाद एकदम स्लोली सांस लेंगे, और एकदम जैसे होता है कि डेड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जीवित रहते हैं, और ये सांस उस समय अपने स्किन से ले रहे होते हैं। किससे, स्किन से, अपनी चमड़ी से। ठीक है, तो अपने स्किन से सांस कब ये लेते हैं, जब ये हाइबरनेशन की पोजीशन में चले जाते हैं। आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि जब देहात या गांव वाले हिस्से में अचानक से, जैसे गर्मी का मौसम है, तो आपको कहीं भी कोई भी मेढक नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक भी मेढक की आवाज़ नहीं सुनाई देगी जब गर्मी का मौसम होता है। मई जून वाला जो लू जब चल रही होती है उत्तर भारत में, उस समय की बात कर रहे हैं, कोई भी आपको मेंढक नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बारिश होगी ना, अचानक से आपको ढेर सारे मेंढक टर टर करते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये अचानक से कहाँ से आ गए, तो ये बेसिकली उसी ज़मीन के अंदर पड़े हुए थे, हाइबरनेशन की पोजीशन में, और जैसे ही बारिश हुई वैसे ही ये पानी जाता है ज़मीन के अंदर, और फिर इनको एहसास होता है कि अभी उठने का टाइम आ गया, और अचानक से आपको ढेर सारे मेढक टर 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 करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है कुछ इन सब के मेढक के सांस लेने की प्रोसेस। कितने तरह से हमने देखा, तो कई तरह से प्रोसेस होता है सांस लेने का। पहला है लंग्स से। लंग्स से कौन कौन सांस लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स ये लंग्स से अपने सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, मछलियाँ अपने गिल्स से सांस लेती हैं। वहीं पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ठीक, वहीं पे जब हम बात करते हैं मेढकों की, तो मेढक अपने एडल्टहुड में अपने लंग्स के साथ सांस लेगा, यानी फेफड़ों से। जब चाइल्डहुड में रहता है मेढक, तो ये अपने गिल्स से, यानी कि गल्फर से सांस लेता है, और जब ये हाइबरनेशन की पोजीशन में चला जाता है तब ये अपनी स्किन, यानी कि अपनी चमड़े से सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन बींग सांस लेता है, एक इंसान कैसे सांस लेता है, कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सांस लेने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, लेकिन वो ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है बल्कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है। क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रैक क्या होता है, रास्ता होता है। ऑर्गन क्या होता है, एक तरह का अंग है जो हेल्प करता है। वहीं नाक जो है ये ऑर्गन नहीं है बल्कि एक ट्रैक है। क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं भी ऐसे पूछा जाए कि क्या नोज एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो नहीं, नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो पहला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या है, दैट इज नोज। ठीक है, और नाक से हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं जो एयर है वो। ठीक है, तो यहाँ से एयर जाती है हमारे फेफड़े के अंदर। कहाँ जाती है, हमारे फेफड़े के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से इनहेलिंग कर रहे हैं तो कई सारे डस्ट पार्टिकल भी जा सकते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, तो उनके लिए फिर यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाता है हमारे नाक के अंदर। ठीक है, वहाँ पे आपको आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है नोस्ट्रिल। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज नोन एज नोस्ट्रिल। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का ट्रैक है, एक तरह का रास्ता है सांस को अंदर जाने के लिए। ये जो नोस्ट्रिल है, यहाँ पे आपको अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बीच में से ये दो नलियां हैं यहाँ पर आगे की तरफ, और यहाँ पे आपको बाल दिखाई देंगे ढेर सारे। ठीक है, छोटे छोटे,
ढेर सारे क्या होंगे, बाल दिखा देंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये बाल ही होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी हम लोग इधर से एयर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि डस्ट पार्टिकल है, धूल है, स्मोक है, वो क्या करता है कि उसको बाहर यहाँ पे फिल्टर कर देता है, रोक देता है, ठीक है। और वो क्या है कि यहाँ पे आपको ढेर सारा इकट्ठा होता हुआ देखने को मिलेगा। कई दिन बाद जब आप देखते होंगे कि आपके नाक में कुछ ऐसा चीज़ इकट्ठा हो गया, फिर आप उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बालों का जो फंक्शन है नोस्ट्रिल में, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या करता है कि यहाँ पे सांस जब हम ले रहे हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को यहीं पे रोक दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग को सांस किससे लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए, ना कि मुख से। मुख में क्या है कि ऐसा कोई भी ट्रैक नहीं बना हुआ, मुख से भी हम सांस लेंगे तो जिंदा ही रहेंगे, यहाँ से भी यदि हम ब्रीथ करते हैं तो भी हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। इवन नाक और मुंह दोनों छोड़ दीजिए, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का और ये चीज़ यहाँ पे बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये अगर डैमेज हो गया तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि विंड पाइप यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है, उसको यहीं से गले से ही काट करके ओपन कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा एक पाइप लगा करके मुख से यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से भी क्या होता है कि सांस लिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप खुली होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता है, जो नोज और नोस्ट्रिल दिख रहा है ये क्या है, एक तरह का ट्रैक है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का रास्ता है। सांस हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, विंड पाइप से भी, ओके। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सांस लें तो नाक से लें, क्योंकि यहाँ पे अंदर बाल वाली संरचना है, जिससे क्या होता है कि जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे छन जा रहे हैं, फिल्टर हो पाते हैं। वही चीज़ हम जब मुख से सांस लेते हैं तब वो नहीं हो पाती है, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब जैसे ही हम यहाँ से एक बार सांस ले लिए होते हैं, ब्रीदिंग कर लिए होते हैं, तब ये आगे बढ़ता है और ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स, और उस फेरिंग्स से ये एक तरह की नली है जो कि कनेक्ट करती है नीचे से, नीचे फूड पाइप है और विंड पाइप है, ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, फेरिंग्स से। यहाँ ऊपर की तरफ फेरिंग्स होता है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, लोअर, मिडिल फेरिंग्स। उससे हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस नली के बारे में जानना है कि इस नली का क्या नाम है। दिस इज नोन एज फेरिंग्स, ओके। अब फेरिंग्स से ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक विंड पाइप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज नोन एज लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स, ठीक। तो ऊपर हो गया फेरिंग्स यहाँ पे, और नीचे की तरफ हो गया लैरिंग्स। क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया लैरिंग्स। तो अब तक हम लोगों ने 4 उसके बारे में पढ़ लिया, ऑर्गन्स के बारे में। पहला है 2 ट्रैक हैं, कौन है, नोज है और नोस्ट्रिल है, और दूसरा जो है दैट इज फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स ऊपर की तरफ है, ठीक है, और लैरिंग्स नीचे की तरफ है। लैरिंग्स को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, किससे, विंड पाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल जैसा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब देखिए एपिग्लोटिस का क्या काम है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एपिग्लोटिस का क्या काम है, यहाँ पे आपको 2 जो नली दिख रही है, एक है विंड पाइप आगे की तरफ और पीछे की तरफ है ओइसोफेगस, जिसे हम लोग कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। अब ये जो फूड पाइप है ये दोनों आपस में एकदम चिपकी रहती हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे है फूड पाइप और इसके साइड में ये है विंड पाइप, ठीक है। आगे की तरफ होती है विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप, और पीछे की तरफ होता है फूड पाइप। क्या होती है, फूड पाइप, ओके। तो आगे की तरफ है विंड पाइप और पीछे की तरफ है फूड पाइप। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको जो ये ट्रायंगल वाली देखने को मिल रही है, ये बेसिकली इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगी रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि इधर भी मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये इधर मूव कर जाती है, और भोजन कहाँ पे जाता है, भोजन जाता है फूड पाइप में, ठीक है। वहीं पे जब हम सांस लेते हैं तो सांस यहाँ तक तो आती है, लेकिन ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है, इधर की तरफ, एपिग्लोटिस, और सांस जो है वो इस विंड पाइप में चली जाती है। हवा कहाँ पे चली जाती है, विंड पाइप में। पानी पियेंगे तो वो पीछे की तरफ, ये एपिग्लोटिस आगे की तरफ आ जाएगा, और पानी कहाँ पे चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फूड पाइप और विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप, इन दोनों में कौन सा डिवाइडर लगा हुआ है, तो दैट डिवाइडर इज नोन एज एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस ईजी, ठीक है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये डिवाइड करता है जो भी आने वाला फूड स्टफ है या फिर एयर है, उसको डिवाइड करता है और उसको अलग अलग जगह पे अपने अपने रास्ते में भेजता है। ऐसा कई बार होता है कि ये भूल जाता है डिवाइड करना, तो ऐसे में क्या होता है कि जो फूड है
वो चला जाएगा विंड पाइप में, और फूड यदि विंड पाइप में चला जाएगा तो फिर हम लोग खांसने लगते हैं, पूरा का पूरा भोजन अचानक से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े ना है, ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ एयर को ऊपर नीचे निकालने के लिए। एयर के रास्ते में यदि आप भोजन भेजेंगे या पानी भेजेंगे तो ये तुरंत क्या करता है, फेंकता है। ऐसे में ही आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम डूब रहे होते हैं तो यहीं पे इसमें पूरा पानी भर जाता है फेफड़ों में, क्योंकि हम सांस लेने लगते हैं और हमारा पहले तो पेट भरता है, पेट पानी से भर जाता है, जो स्टमक है वो, उसके बाद फिर फेफड़ा पानी से भर जाता है, क्योंकि इसमें भी पानी जाने लगता है। ठीक है, आगे भी इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया, अब तक हम लोगों ने नोज के बारे में पढ़ लिया, नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ लिया, फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ लिया और लैरिंग्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें अब तक क्लियर होगी। नोज कहाँ पे है, तो नोज सबसे बाहर वाला पोर्शन, इसके बाद ऊपर नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद यहाँ पे पीछे के जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स है, यहाँ पे एपिग्लोटिस है और नीचे की तरफ लैरिंग्स है। ठीक है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स। ठीक है, यहीं पे यदि आप इसको हिट करेंगे तो कुछ आपकी आवाज़ ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये क्यों आवाज़ ऐसी बदली, क्योंकि इसको आप हिट करेंगे तो आपकी आवाज़ चेंज होगी, क्योंकि इसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले पाथ की तरफ, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज ट्रैकिया। क्या कहलाता है ये, ट्रैकिया। और याद कीजिए अभी हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रैकिया से सांस लेते हैं, यानी कि उनका जो ये विंड पाइप है वो डायरेक्टली बाहर की तरफ निकला होता है इंसेक्ट्स के अंदर, ये हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ है, और ये क्या कर रहा है, कनेक्टेड है किससे, आगे, ये कनेक्टेड है आगे ब्रोंकियाई से। तो यहाँ पे ये दो पार्ट में यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, इस बटे हुए पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। आप देखेंगे कि ये जो ब्रोंकाई है नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे फर्दर इसमें डिवीजन हो रहा है, ब्रोंकाई यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है और फर्दर इसमें डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रोंकियोलिस। क्या कहलाता है, ब्रोंकियोलिस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोलिस। ठीक है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस ये दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यही नीचे वाले में भी आप देख सकते हैं, जो ऊपर है दिस इज ट्रैकिया, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ब्रोंकाई, और ये जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे जड़ों जैसा दिख रहा है, दिस इज ब्रोंकियोलिस। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस। अब इस ब्रोंकियोलिस से जुड़े होते हैं एल्वियोलिस। क्या जुड़े होते हैं, एल्वियोलिस। और एल्वियोलिस कैसा रहता है, तो एल्वियोलिस कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इसको मैंने और जूम आउट करके दिखाया। ये जुड़ा रहता है किससे, हमारे, ये जुड़ा रहता है यहाँ पे, ये एकदम छोटा छोटा यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एकदम छोटा छोटा यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ये किससे जुड़ा रहता है, तो ये जुड़ा रहता है हमारे ब्रोंकियोलिस से। किससे, ब्रोंकियोलिस से। ठीक है, और जो छोटे छोटे ये जो पार्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस ब्रोंकियोलिस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज एल्वियोलिस। क्या कहलाते हैं वो, एल्वियोलिस। और यहीं पे वो प्रोसेस चल रही थी जो हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि ऑक्सीजन आएगा, ब्लड में मिक्स होगा, CO2 वहाँ पे फिर एक्सचेंज होगा, और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट के पास, वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए यहाँ पे आपको दो तरह की नलियाँ दिख रही होंगी, एक यहाँ पे ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली है, दिस इज ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिक्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है। वहीं ये जो ब्लू वाली है, तो ब्लू में क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 मिक्स हो रहा है ब्लड के साथ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड मिक्स हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 के साथ। जो ब्लड इसमें मिक्स हुआ है ऑक्सीजन के साथ, वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हार्ट के पास। ठीक है, और फिर हार्ट इसको पंप करेगा बाकी सभी ऑर्गन्स के पास। आपको समझ में आया कैसे ये यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलिस में क्या होगा, एल्वियोलिस के अंदर एक्सचेंज होता है किसका, CO2 का और ऑक्सीजन का, CO2 एंड ऑक्सीजन का। किसमें, तो ब्लड में। ठीक है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये लंग्स के अंदर कैसे हो रहा है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो एल्वियोलिस हैं, यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम लोगों को ये लंग्स दिखाई देगा। ये लंग जो दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं फेफड़ा। और इसी लंग के नीचे जब आप देखेंगे तो इस लंग के नीचे आपको देखने को मिलेगा डायाफ्राम। क्या देखने को मिलेगा, डायाफ्राम। इसे हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, ये एक तरह की पसली है। क्या है ये, एक तरह की कार्टिलेज है जो हेल्प करती है ब्रीदिंग में। किसमें हेल्प करती है, ये ब्रीदिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको सारे ऑर्गन्स समझ में आ गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिल करके हमें हेल्प कर रहे हैं ब्रीदिंग में। ये जो आपने लास्ट वाला देखा, दिस वन,
डायाफ्राम, ये ऊपर नीचे मूव करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, जिससे कि हेल्प मिलता है हमारे लंग्स को फैलने और सिकुड़ने में, ठीक है। क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो ये क्या होगा, फूलेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये पिचकेगा। तो ऐसे में ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे कि इसको स्पेस मिल सके, हमारे लंग्स जो है इनको यहाँ पे स्पेस मिल सके और ये क्या कर सकें, फैल सकें और सिकुड़ सकें, ठीक है। यही चीज़ अब यदि आप एक गर्भवती स्त्री में देखेंगे तो नीचे की तरफ यूट्रस होता है जिसके अंदर एक बेबी होता है, ठीक है। और उस बेबी अंदर इस यूट्रस में है तो ये डायफ्राम है वो कम नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और जो गर्भवती महिला होती हैं उनमें क्या होता है कि जो रिब्स हमने बात करी थी रिब्स की, तो ये रिब्स जो है पसलियाँ जो है वो फैलती हैं फिर, ठीक है। तो ये पसलियाँ जब सांस लेंगे तो ये फूलेंगी और पचकेंगी ज़्यादा। और ऐसे में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी यदि कोई गर्भवती लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको फिर चलने फिरने का थोड़ा ध्यान, यदि वो गिर करके टूट गया कोई भी रिब्स तो यहाँ पे फिर एक्सेलिंग और इनहेलिंग यानी कि ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे ऑर्गन्स थे जो हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीदिंग में। अब आइए एक एक करके इन सभी ऑर्गन्स को हम लोग समझते हैं एक 3D मॉडल की मदद से। तो देखिए बात करेंगे यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एयरवेज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो अपर एयरवेज है यहाँ पे नोजल एंट्री है। सबसे पहले नाक से क्या होगा, हम सांस लेंगे, यहाँ पे नाक के अंदर कई सारे बाल के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या करता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण हैं, उनको रोक देता है, स्मोक वगैरह को रोकता है। और फिर यहाँ से नीचे से लैरिंग्स और फेरिंग्स, तो सबसे पहले यहाँ पे फेरिंग्स देखने को मिलेगा, फेरिंग्स के बाद नीचे लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के बाद नीचे यहाँ पे आपको ट्रैकिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया के ऊपर एक तरह की यहाँ पे आपको परत भी देखने को मिलेगी। इसे यदि आप जूम आउट करें थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं दिस इज ट्रैकिया, और इसी ट्रैकिया पे आपको यहाँ पे एक तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। उस स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे यदि आप देखना चाहें इसको, कुछ ये वाले, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखना, ये एक तरह की कार्टिलेज होती है, इसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है इस पूरे ट्रैकिया को, क्योंकि ये नली जो है वो मसल्स की बनी हुई है, और ये जो कार्टिलेज है ये इसको प्रोटेक्ट करती है ताकि इस पर चोट ना लगे, किसी भी तरह का इस पर कोई भी क्षति ना आए, ठीक है। जब ट्रैकिया से नीचे जाएंगे तो ट्रैकिया से नीचे हम लोगों ने देखा कि ब्रोंकस और ब्रोंकियालिस होंगे। एक बार हम लोग उसको समझ लेते हैं कि कैसे ब्रोंकस और ब्रोंकियालिस जो है वो यहाँ पे दिखने में लगते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंकियालिस। तो जो ट्रैकिया नीचे आ रहा था ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया से नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रोंकस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में, तो ये जो है दिस इज ब्रोंकस, इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों की तरफ जो है दिस इज ब्रोंकस, ओके। ब्रोंकस आगे जाकर के और भी ज़्यादा डिवाइड होगा और ये ब्रोंकियोलिस में चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो है दीज आर ब्रोंकियोलिस, ठीक है। क्या है ये, ब्रोंकियोलिस है, जो कि एक पेड़ की जड़ की जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये है ब्रोंकियोलिस, ओके। ब्रोंकियोलिस के बाद आगे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एल्वियोली। क्या कहलाता है वो, एल्वियोली। यहाँ पे आपको एल्वियोलिस के भी मॉडल दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज एल्वियोलिस। एल्वियोलिस में क्या हो रहा था, तो हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो ब्लड जो भी आया इन्हीं एल्वियोलिस में मिक्स होता है। इसके ऊपर क्या था, तो इसके ऊपर ब्रोंकियोलिस थे, और ब्रोंकियोल के ऊपर ब्रोंकस, ब्रोंकियस से फिर ब्रोंकियोलिस, और उसके बाद लास्ट में एल्वियोलिस। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं कि एल्वियोलिस का अंदर का पूरा इसमें आता है ब्लड और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिक्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं रिब्स कैसे फैल रही हैं और हमारा लंग्स कैसे यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, ये ऊपर नीचे पूरा ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे डायफ्राम है जो कि जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे आता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ के रखिएगा, इससे पूरा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो अभी आसानी से समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। यहीं पे यदि हम बात करेंगे ना इस लंग्स की, तो ये जो लंग्स है ये राइट पोर्शन में जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है उसमें दो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ हार्ट होता है, ठीक है। वहीं जो राइट वाला पोर्शन यहाँ पे 3 पार्ट में देखने को मिलेगा, एक है सुपीरियर या फिर अपर लोब, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद फिर लोअर लोब है, ठीक है। वहीं पे लेफ्ट की तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा अपर लोब और एक होगा लोअर लोब, ठीक है। वहीं बीच में इसमें आपको स्पेस देखने को मिलेगा, खाली स्पेस, ठीक है। उस स्पेस में क्या होता है, हार्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और कैसे फंक्शन कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक तरह का एलिमेंट है जो हमारे ब्लड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ब्लड में भी ये कहाँ पे रहता है? तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें रहता है, ठीक है। और इसी की मदद से ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। ये किसका अवयव है? तो ये बेसिकली ओर है किसका? फेरिक यानी कि आयरन का, ठीक है। और आपको पता होगा कि आयरन जो है वो कैसा होता है, अगर ये देखने को मिले तो ये रेड इन द नेचर, कलर कैसा होता है? रेड। और इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है ब्लड में, उससे इसी की मदद से क्या होता है, उसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? रेड दिखाई देता है, ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन के बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, जो हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 लिए थे ऊपर से, जब हम ब्रीथ किए थे तो ये हमारे लंग्स में आया था, ठीक है। लेकिन लंग्स में एल्वियोलिस के पास, जो एल्वियोली है वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यानी कि CO2 और O2 इन दोनों का एक्सचेंज होगा। जो भी CO2 है वो बाहर निकलेगा यहाँ से, और जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्लड में मिलाया जाएगा। तो ये बेसिकली किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो ये बाहर से आया है उसमें ऑक्सीजन कौन है, क्योंकि एयर जो है वो पूरा मिक्स हो रही है, इसमें तो तीनों चीज़ थी, नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी और CO2 था। तो ये रिकॉग्निशन का काम किसका होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन। इसे हम लोग शॉर्ट में HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो HB का क्या काम होता है? HB का काम होता है इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करने का, और जो एयर बाहर से आ रही है उसमें ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने का। तो हीमोग्लोबिन एक बार क्या करेगा कि यहाँ से जो भी आ रहा है ऑक्सीजन उसको डिटेक्ट करता है और उसको मिक्स करता है किसमें? ब्लड में, ठीक है। तो यदि हीमोग्लोबिन हमारे अंदर कम है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी यदि, तो हम लोग फिर थका हुआ महसूस करें, क्योंकि हम लोग जब सांस लेंगे, जब भी हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग इनहेल जब भी करेंगे तो हम लोग के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन यदि कम होगा तो ये कम से कम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर पाएगा, और ऑक्सीजन यदि कम डिटेक्ट होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम मिक्स होगा, और ऑक्सीजन यदि कम मिक्स होगा तो हम लोगों को थकावट महसूस। क्यों थकावट महसूस होगी? क्योंकि ऑक्सीजन जब सेल्स के पास जाएगा ही नहीं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब पहुंचेगा ही नहीं, तो एनर्जी का फॉर्मेशन भी तो कम होगा, और एनर्जी कम बनेगी तो फिर हमें थकान महसूस होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और इसीलिए हम क्या होंगे? थके हुए महसूस करेंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया। हीमोग्लोबिन का एक और इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है कि जब हम पहाड़ों पे होते हैं ना, ठीक है, जब हम हिल्स के ऊपर जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊपर क्या है? ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है, पता है आपको। ऑक्सीजन कम होगा तो फिर हीमोग्लोबिन ज़्यादा अपने आप जनरेट होने लगता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने ब्लड में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन से, मतलब एटमॉस्फेयर से, और फिर ये मिक्स करता है हमारे इस पूरे ब्लड के अंदर, और फिर हम ऊंचाई पे भी क्या कर पाते हैं? ज़्यादा सांस ले पाते हैं या फिर जीवित रह पाते हैं, ठीक है। यही चीज़ यदि ऊंचाई पे जाने पे ज़्यादा हीमोग्लोबिन न बन रहा हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाएगी। और उस डेथ का कारण क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में होने से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना ही है, मतलब डिटेक्टिव ऑक्सीजन को ही करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किसके से? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ये देख लिया हीमोग्लोबिन, तो उससे और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यदि दो गैसेस प्रीफर की जाए हमारे इस नाक में, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरी है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा? वो करना चाहेगा CO के साथ। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है CO के साथ, और ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि यदि आप रात के समय अपने घर के अंदर अंगीठी जला के यदि सोते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप बेड पे सो रहे हैं और फिर आपने क्या किया कि बगल में, ठंडी का दिन है तो थोड़ा सा अंगीठी जला के छोड़ दिया। अब यदि आपने अंगीठी जला दी है तो इसके अंदर कोयला जल रहा है, और ये क्या कर रहा है? जलने के लिए ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन से ही क्या होता है? आग जो है जलती है, तो सारा कमरे का ऑक्सीजन क्या होता है? इस कोयले के द्वारा जल करके ख़त्म कर दिया जाता है। और इन रिस्पॉन्स ये कोयला जलता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसे में यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड। पहला ये है जो हमारी बॉडी है
उसको चाहिए थी ऑक्सीजन, जो कि जल करके ख़त्म हो गई है कोयले से। और इसमें हमारी ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन, जिसको ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये ऑक्सीजन को निगलेक्ट करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर लेना शुरू करती है। और एक बार जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में एंटर करना शुरू हो जाएगा तो धीरे 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 फिर क्या होगा, हम बेहोश होना शुरू हो जाएंगे। बेहोश होंगे तो फिर हमारे ब्रेन काम करना बंद कर देगा, और एक बार ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो फिर हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग भी यदि सोते वक्त घर के अंदर अंगीठी या फिर कोई कोयले की ऐसी चीज़ जला के सोते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, घातक है। तो ऐसा न करें कभी भी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। अब देखिए, थोड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने के लिए ना थोड़ा आपको ओपन माइंडेड होकर एकदम ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये सेलुलर रेस्पिरेशन, एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन, यानी कि एक सेल के अंदर कैसे सांस लिया जा रहा है, कैसे इसके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो चल रही है। थोड़ा इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एकदम विस्तृत होकर एकदम इत्मीनान से समझिएगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा भी अगर ध्यान आपका इधर उधर गया तो मिस हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये 2 पार्ट में होती है, 2 पार्ट में होगी। पहला होगा साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले भी मैंने बता चुका है कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। ये जो द्रव है जिसके अंदर छोटे छोटे ये ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये सब क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और दूसरा किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, इन दोनों के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, जो कोशिका द्रव के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यहाँ पे जैसे ही ब्लड पहुँचता है, सबसे पहले तो वो कोशिका द्रव में ही एंट्री करेगा। यदि ब्लड आ रहा है बाहर से तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। ठीक है, या फिर इधर से भी एंट्री करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कोशिका द्रव ही से मिलने वाला है, उसके बाद ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड एंटर करता है तो इसी साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहला तो प्रोसेस यहाँ पे 4 ATP बनते हैं। कितने ATP, 4 ATP। ATP क्या है, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, और ये ग्लूकोज बनाते हैं। ATP से मिल करके क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, और जो ATP है, यदि 38 ATP के एटम मिलते हैं तो वो एक एटम प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 ATP बने हैं, इनमें से 2 ATP जाएंगे और वो ग्लूकोज को तोड़ेंगे कोशिका द्रव के अंदर ही। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके इसको पायरुविक एसिड में चेंज करेंगे। ठीक है, किसमें, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2। ठीक है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ATP का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, तो 2 ATP, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP जाते हैं कहाँ से, ये जो 4 ATP बने हैं उसमें से 2 ATP जाएंगे ग्लूकोज के पास, और ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक एसिड में बदल देते हैं। किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले ब्लड जाता है कहाँ पे, कोशिका द्रव में, और यहाँ पे जैसे ही ब्लड जाएगा वहाँ पे 4 ATP का फॉर्मेशन होगा। ये जो 4 ATP हैं, इनमें से 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ने में जाते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, और 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या एंटर करेगा, पायरुविक एसिड, और इसके अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाली है क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है, और जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ आया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड के साथ जो ऑक्सीजन है ये जाएगा, और यहाँ पे अंदर प्रोसेस होगी किसकी, चलेगी क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल से फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल से फिर फॉर्मेशन होगा ATP का। ठीक है, और जो पायरुविक एसिड यहाँ पे आया है वो क्या किया जाएगा, फर्दर तोड़ा जाएगा। कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के अंदर। और जब पायरुविक एसिड को यहाँ पे तोड़ा जाता है तो ये जो पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड से कितने, टोटल 18 ATP निकलते हैं। कितने, 18 ATP निकलते हैं। ठीक है, 18 ATP निकलेंगे एक से, तो यहाँ पे कितने टोटल बने थे, 2 बने थे पायरुविक एसिड, ये दोनों यहाँ पे जा करके 18 और 18 36 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। कब, जब क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ पे 36 ATP के अणु निकलते हैं। ठीक है, तो 36 ATP के एटम यहाँ पे निकलेंगे बाहर। ठीक है,
अब जब ये 36 एटीपी यहाँ पे मिल चुका है तो याद कीजिए कि 2 हम लोगों ने यहाँ पे बचा लिया था, यानी कि 2 एटीपी सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसिस में गए थे और 2 यहाँ पे बचे हुए हैं। ये 2 एटीपी प्लस 36 एटीपी जो कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया से बने हैं, ये वाले जो एटीपी हैं ये मिल करके बनाते हैं 38 एटीपी, और यहाँ से फिर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जो भी ग्लूकोज हम लोग बाहर लेते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी उस तरह अपने उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है, बल्कि उसको तोड़ती है, उसको तोड़ करके फिर उसको चेंज करती है अपने बॉडी के हिसाब से, फिर वो अपने उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए एक सेल के अंदर ऑक्सीजन का कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्रेब साइकिल चल रही है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे रिलीज होता है CO2, ठीक है, और ये CO2 फिर बाहर आकर के ब्लड के साथ मिक्स होकर के वापस लंग्स के पास, फेफड़े के पास आता है, ठीक है, और हमारी बॉडी फिर उसे एक्सेल करती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक सेल के अंदर चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था, तो एक बार इसको आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले है ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज जैसे ही आता है कहाँ पे, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पे 2 पायरुविक एसिड भी बनते हैं। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, दीज आर 2 पायरुविक एसिड। अब ये दोनों पायरुविक एसिड कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे एंटर करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अंदर ये पूरा क्रेब साइकिल चल रही है। क्या चल रही है, क्रेब साइकिल। और यहाँ पे जो क्रेब साइकिल है उससे क्या बनेगा, तो उससे बनेगा टोटल 36 एटीपी बनते हैं, ठीक है। जो 36 एटीपी बने हैं, इनके साथ जो बचे हुए यहाँ पे 2 एटीपी थे, ठीक है, ये जो 2 एटीपी थे ये क्या होंगे, इस 36 का साथ मिलकर के 38 एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से एक ग्लूकोज जो हमें चाहिए होता है वो बन जाता है, और उससे फिर हमारी बॉडी क्या करती है, अच्छे से फंक्शन करती है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने तरह का हो चुका है, रेस्पिरेशन 2 तरह का हो गया है। कौन कौन सा, एक होता है एक्सटर्नल जो होता है लंग्स के अंदर, ठीक है, यानी फेफड़े जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आया था और CO2 यहाँ से रिलीज हुआ था, ये पहला है। वहीं पे इंटरनल जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा क्रेब साइकिल कहाँ चल रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो क्रेब साइकिल थी, क्रेब साइकिल यहाँ पे कैसे रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने देखी। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है लंग्स के अंदर, वहीं इंटरनल रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर कोशिका के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी यहाँ पे फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बनी हैं, इन सब में क्या है, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट रहती है। जैसे हमने बात करी कि 38 एटीपी हैं, इनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 38 एटीपी में। तो अब यहाँ पे यदि बात करेंगे ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज के अंदर होती है टोटल 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। वैसे ही जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर होती है 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो जिम में सबसे पहले ट्रेनर क्या करवाता है, ट्रेनर ट्राई करता है कि ग्लूकोज का इंटेक बंद हो, ठीक है, क्योंकि यदि सबसे पहले यदि खर्च होने वाली कोई एनर्जी है तो दैट इज़ ग्लूकोज। यही सबसे पहले क्या होगी, खर्च होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ग्लूकोज खर्च होने के बाद फिर क्या होता है, प्रोटीन खर्च होना शुरू होगा, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जब खर्च होगा उसके बाद फिर क्या नंबर आता है, फिर आता है फैट का, यानी कि फैट यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो फैट बहुत ही देर से खर्च होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए यदि फैट को खर्च करना है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज का जो इंटेक है वो कम किया जाता है। ग्लूकोज यानी कि किसी भी तरह का शुगर, ये फिर क्या करता है, जो भी जिम ट्रेनर होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें अभी बंद कीजिए। ग्लूकोज वो क्या बोलते हैं कि जैसे शुगर को पहले तो बंद ही कर देगा, साथ के साथ जो राइस वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों को जिनसे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो कम करने के लिए बोलता है जिम ट्रेनर, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो फैट होता है, फैट टोटल 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो जो भी लोग मोटे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, ओके। इसलिए उनको यदि अपने इस फैट को कम करना है तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है अपने शरीर को गलाने के लिए या फिर कम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये तब तक नहीं खर्च होगी जब तक हम लोग कुछ हाई एफिशिएंसी वाले काम ना करें, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं फिर उस वर्कआउट के
जो रिजल्ट में क्या होता है कि फैट हमारे शरीर का कम होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये था टोटल अबाउट रेस्पिरेशन। अब मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।